अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इरशाद। आप देख रहे हैं ARI टीम्स। चलते हैं आज की खबर की तरफ। क्या आप जानते हैं कि शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी असल में कैसी थी? उन्होंने लाहौर के किस हलके से किन हालात में इलेक्शन लड़ा और पहली बार MLA मुंतखब हुए? जबकि एक मौलाना ने इल्लामा इकबाल को दाढ़ी रखने की ताकीद की तो इल्लामा ने इन्हें क्या जवाब दिया? इल्लामा इकबाल के बेटे ने इनके खिलाफ किताब क्यों लिखवाई? इल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौर की बादशाही मस्जिद के पहलू में मदफून हैं तो तुर्की में इनकी कब्र क्यों बनाई गई? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी से मुतल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। नंबर 1, इल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद बुजुर्गवार का इस्मे गरामी शेख नूर मोहम्मद, जबकि वालदा का नाम इमाम बीबी था। नंबर 2, इल्लामा इकबाल के बड़े भाई का नाम शेख अता मोहम्मद था। 2 बहनें इल्लामा इकबाल से बड़ी थीं जिनके नाम ताले बीबी और फातिमा बीबी थे, जबकि 2 बहनें इल्लामा इकबाल से छोटी थीं और इनके नाम करीम बीबी और ज़ैनब बीबी थे। नंबर 3, इल्लामा इकबाल बचपन ही से हाजिर जवाब थे। अभी इनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी कि जब वो एक रोज़ ताख़ीर से स्कूल पहुंचे। मास्टर साहब ने पूछा, इकबाल तुम देर से आए हो? तो इल्लामा इकबाल ने बेसाख्ता जवाब दिया, जी हाँ, इकबाल हमेशा देर से ही आता है। नंबर 4, मई 1893 में 16 बरस की उम्र में इल्लामा इकबाल ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फर्स्ट डिवीजन आई और मेडल के साथ वजीफ़ा भी मिला। इसी रोज़ इल्लामा इकबाल की पहली शादी करीम बीबी से कर दी गई। इल्लामा इकबाल की दूसरी शादी 1914 में सरदार बेगम से हुई, जबकि इनकी तीसरी अहलिया का नाम मुख्तार बेगम था, जो लुधियाने वाली बेगम साहिबा कहलाती थीं। नंबर 5, इल्लामा इकबाल की पहली बीवी से एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुए, जिनके नाम आफ्ताब इकबाल और मेराज बीबी थे। इल्लामा इकबाल अपने बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल से नाला थे और आफ्ताब ने भी इल्लामा की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। यही वजह थी कि इल्लामा इकबाल ने अपनी जायदाद अपनी दूसरी बीवी सरदार बेगम के नाम करवा दी थी। सरदार बेगम ने अपनी वफात से कबल अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम करवा दी। नंबर 6, इल्लामा इकबाल का पहला बेटा आफ्ताब इकबाल, जो अपनी नाफरमानियों की वजह से इल्लामा इकबाल के दिल से उतर गया था। ऐसा भी बताया जाता है कि आफ्ताब इकबाल ने नाम बदल कर इकबाल और इनकी पहली बीवी के नाम से किताब भी तहरीर की, जिसमें इसने अपने वालिद की निजी जिंदगी को डिस्कस करते हुए इन पर इंतहाई गलीज किस्म के इल्जामात लगाए थे। नंबर 7, इल्लामा इकबाल की दूसरी अहलिया सरदार बेगम के बदन से जावेद इकबाल और मुनीरा बानो पैदा हुए। नंबर 8, इल्लामा इकबाल की अहलिया सरदार बेगम के इंतकाल के बाद बच्चों की परवरिश के लिए जर्मन नयाद गवर्नेंस को मुलाजमत पर रखा गया, जिसका नाम आंटी डोरस था। इल्लामा इकबाल की वफात के वक्त मुनीरा 8-9 बरस की थीं। बच्चों की परवरिश, देखभाल और घर के दीगर काम काज आंटी डोरस के सुपुर्द थे। नंबर 9, इल्लामा इकबाल ने 1905 में तराना हिंदी तहरीर किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। तराना हिंदी को इंडिया में कौमी गीत का दर्जा हासिल है और इसे आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। नंबर 10, इंडिया के पहले खलाबाज राकेश शर्मा स्पेस से होकर वापस पहुंचे। जब इनसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नंबर 11, इल्लामा इकबाल ने 1910 से अपनी ज़ाती डायरी लिखना शुरू की थी, जिसे इनके बेटे जावेद इकबाल ने 1961 में पब्लिश करवाया। नंबर 12, इल्लामा इकबाल आम, अंगूर और खरबूजे बड़े शौक से खाते थे। अकबर अलाहाबादी ने आम तोहफे में भिजवाते थे। इल्लामा इकबाल को मुआलिज ने गले की तकलीफ के लिए सरदा तजवीज़ किया तो हुकूमत अफगानिस्तान की तरफ से इन्हें सरदे भेजे जाते थे। नंबर 13, स्पेन से मुसलमानों को निकाले जाने के बाद इल्लामा इकबाल वो पहले मुसलमान थे कि जिन्होंने करतबा की जामिया मस्जिद में नमाज अदा की थी। नंबर 14, साल 1922 में किंग जॉर्ज ने इल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर के खिताब से नवाजा। याद रहे कि सर का टाइटल खान बहादुर से बड़ा खिताब था। नंबर 15, इल्लामा मोहम्मद इकबाल 1926 में होने वाले इंतखाबात में पंजाब की कानून साज असम्बली के रुकन बने। उन्होंने इस इलेक्शन में अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को 3177 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। इल्लामा इकबाल ने लाहौर के इसी हलके से इलेक्शन लड़ा था, जहां अब इनका घर है।
इस वक्त ये हल्का गढ़ी, शाहू और मुगलपुरा के इलाकों पर मुश्तमिल था। नंबर 16, डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक 1926 की पंजाब कौंसिल के इंतखाब में कामयाबी के बाद इलामा इकबाल ने सर फजल हुसैन की कायम करदा यूनियनिस्ट पार्टी की रकनियत इख्तियार कर ली थी। नंबर 17, लामा इकबाल के सबसे करीब समझे जाने वाले खादिम का नाम अली बख्श था। लामा के दोस्त अहबाब जब मुलाकात के लिए आया करते तो इनकी तवाज़ा करना अली बख्श की ड्यूटी थी, जबकि इलामा इकबाल के हुक्का सुलगाने की जिम्मेदारी भी यही अली बख्श अदा करते थे। नंबर 18, यहाँ मैं इलामा इकबाल का एक मज़ाया वाक़या आपको सुनाती चलूँ कि इनके एक दोस्त को कुत्ते पालने का बेहद शौक था। एक रोज़ वो अपने पालतू कुत्तों के हमरा इलामा से मिलने चले आए। वो साहब इलामा इकबाल से मिलने सहन में आए, जबकि कुत्ते मोटर कार ही में रहे। इतने में इलामा की छोटी साहबजादी मुनीरा भागती हुई आई और वालिद से कहने लगी, अब्बा अब्बा मोटर में कुत्ते आए हैं। इलामा इकबाल ने दोस्त की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, ये तो आदमी हैं। नंबर 19, इलामा इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे और इन्हें पीर रूमी के नाम से याद करते रहे थे। याद रहे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के शहर कोनिया में है। कोनिया में एक पार्क का नाम इकबाल पार्क है और कोनिया में मस्जिद भी इकबाल के नाम से मंसूब है। तुर्कों ने इलामा इकबाल की अकीदत और पाकिस्तान की मोहब्बत के इजहार में लाहौर से इलामा के मज़ार की मिट्टी लाकर कोनिया में मौलाना रूमी के मज़ार के दाएं तरफ अहाते में दफन करके इलामा की अलामती कब्र बनाई है। संगे मरमर से मजीन इस कब्र पर तुर्क जुबान में इलामा इकबाल का नाम, तारीख पैदाइश और इंतकाल की तारीख कुंदा है। नंबर 20, जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग की एक गली इलामा इकबाल के नाम से मंसूब है। नंबर 21, वैसे तो इलामा इकबाल पर हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इनकी साना हयात पर लिखी जाने वाली मुस्नद किताब का नाम जिंदा रूद है। ये किताब इनके साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम ने लिखी थी। नंबर 22, जब 1925 में लाहौर हाई कोर्ट में एक खाली असामी के लिए इलामा इकबाल ने जज के ओहदे के लिए दरख्वास्त दी तो इस वक्त के चीफ जस्टिस सर शादी लाल ने इलामा इकबाल की शदीद मुखालफत की। इनका कहना था कि हम तो इकबाल को शायर की हैसियत से जानते हैं, कानूनदान की हैसियत से नहीं। नंबर 23, एक ज़माने में इलामा इकबाल को सितार बजाने का बहुत शौक था। वो एक रोज़ हस्बे मामूल सितार बजा रहे थे कि इनके दोस्त सर जुल्फ़कार अली और सरदार जोगिंदर सिंह मिलने आए। इलामा इकबाल को सितार बजाता देखकर सरदार जोगिंदर सिंह बोले, क्या हर वक्त सितार को गोद में लिए बैठे रहते हो? इलामा इकबाल मुस्कुराते हुए बोले, क्या करूं, सीखनी जो हुई। ये जवाब सुनकर सब लोग हंसने लगे। नंबर 24, इलामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में 50 के करीब किताबें लिखी। इनकी पहली किताब इसरार खुदी है, जो कि 1915 में लिखी गई थी। उन्होंने उर्दू, फारसी और इंग्लिश ज़ुबान में भी कई किताबें लिखी। इनकी उर्दू शायरी की मशहूर किताबों में बांगे दारा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम शामिल हैं। नंबर 25, जनवरी 1919 में इलामा इकबाल मैसूर तशरीफ़ ले गए। टीपू सुल्तान शहीद के मज़ार पर 2 घंटे मुराकबा करने के बाद बाहर निकले। शिद्दत गरिया से आंखें सुर्ख हो रही थीं और सूज गई थीं। किसी ने आपसे पूछा कि आपने टीपू सुल्तान के मज़ार में इतनी देर मुराकबा फरमाया है, हमें भी बताएं कि आपको वहाँ से क्या फैज़ हासिल हुआ और क्या पैगाम मिला। अलामा साहब ने जवाब दिया कि वहाँ मेरा एक लम्हा भी बेकार नहीं गुजरा, एक पैगाम मिला है। अगर जहाँ में मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देने में ही जिंदगी है। नंबर 26, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात पर अहरार के लीडर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था कि इकबाल को ना ही कौम समझ सकी और ना ही अंग्रेज़। अगर कौम इकबाल को समझ जाती तो आज गुलाम ना होती, और अगर अंग्रेज़ इकबाल को समझ लेता तो इकबाल बिस्तरे मर्ग पर ना मरता बल्कि तख्ता दार पर लटकाया जाता। नंबर 27, अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल की शादी नासरा इकबाल से हुई। नासरा इकबाल लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं और वो इम्दो शख्सियत हैं। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल ने भी अपने वालिद की तरह इलेक्शन लड़ा। 1970 के जनरल इलेक्शन में जावेद इकबाल लाहौर के एक हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल के उम्मीदवार थे, जहां इनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। भुट्टो की 78,000 के करीब वोटों के मुकाबले में जावेद इकबाल के बैलेट बॉक्स में तकरीबन 34,000 वोट ही आ सके और वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए। जावेद इकबाल न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बल्कि वो जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस भी रहे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कई किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें से मशहूर
اپنا گریبان چاک ہے اور جہان جاوید ہیں۔ وہ 3 اکتوبر 2015 کے روز 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاستدان تھے۔ 1970 کے عام انتخابات میں میاں صلاح الدین لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ کنونشنل کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لاہور میں الیکشن بھی لڑا، لیکن وہ ہار گئے۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سلی کے نام سے یہ جانے جاتے تھے۔ میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کے علامہ سمجھے جاتے ہیں۔ اندرون لاہور میں واقع ان کی بارود خانہ حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔ نمبر 28۔ ایک دفعہ طلباء کا ایک گروپ علامہ اقبال سے ملنے آیا۔ انہوں نے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ علامہ اقبال مسکراتے ہوئے بولے، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ میں نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو مجھے نوبل انعام دیا گیا۔ علامہ اقبال کے اس جواب کے بعد طلباء کے لیے اس موضوع پر بحث کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ نمبر 29۔ ایک روز مولانا صاحب اپنے مقدمے کی قانونی مشاورت کے لیے علامہ اقبال کے پاس آئے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو ان کے مقدمے میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ علامہ اقبال سے کہتے کہ جناب آپ تو شریعت کے حامی ہیں، لیکن آپ داڑھی بھی نہیں رکھتے، جو اسلامی شعار کی خلاف ورزی ہے۔ علامہ اقبال ان مولانا صاحب کی روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، لائیے اپنا ہاتھ دیجیے، میں آپ سے داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ نمبر 30۔ علامہ اقبال ایک بار اپنے کسی دوست کے ہمراہ سیالکوٹ سے ریل گاڑی میں لاہور جا رہے۔ ریل کے ڈبے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ شاعر مشرق ان کے ہمسفر ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ علامہ صاحب ان سے بڑی خوش دلی سے ملے اور انہیں اپنی سگریٹ کی ڈبی کھول کر ایک سگریٹ پیش کی۔ اس بزرگ نے علامہ اقبال کے ہاتھ سے سگریٹ لے لی، مگر سگریٹ کو چلانے کی بجائے جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سگریٹ سلگائی نہیں؟ وہ صاحب بولے کہ یہ متبرک سگریٹ میرے خاندان میں یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ اقبال اس پر مسکرا دیے۔ انہوں نے دوسرے سگریٹ دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تو اس سے شوق فرمائیے۔ ہم سفر بزرگ نے دوسرے سگریٹ بھی سلگائے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔